रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल 5 का सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। बाबू ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूल 5 का देखिए, एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। मीन्स इसमें हमें पढ़ना है एनर्जी जनरेशन, देन इकोनॉमिक्स हो गया, मीन्स उसका टैरिफ वगैरह क्या होगा, कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन कितना होगा, कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स ये यानी शुरू के ये जितने पॉइंट्स है, पावर टैरिफ, लोड डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, लोड कर्व, कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। कोई भी प्लांट जब इंस्टॉल करेंगे, थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो उसका कैपिटल कॉस्ट कितना आएगा, मीन्स इनिशियल कॉस्ट कितना आएगा, देन ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। एंड जैसे एक प्लांट को मान लीजिए बैठाने में 100 करोड़ रुपया खर्च हो गया, एंड देन उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, तो एंड प्लांट की लाइफ एक मान लेते हैं कि 25 साल ये प्लांट चलेगा या 50 साल चलेगा, ठीक है। तो उसका जो पावर टैरिफ कैलकुलेट किया जाएगा, जो आप लोग समझते हो कि जो बिल आता है अपने को 6-6.5 रुपया या 7 रुपया पर यूनिट, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है, कि एक यूनिट का पावर जनरेशन कॉस्ट कितना होगा। तो पावर जनरेशन कॉस्ट सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता है, कैपिटल कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है कि उस जो पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया है उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना आया है, ठीक है। जैसे आप कोई एक मशीन, आपकी इंडस्ट्री है एंड एक सीएनसी मशीन या कोई भी मशीन इंडस्ट्री के लिए खरीदते हो, एंड उसका कॉस्ट अगर 10 लाख है, तो आप जो भी उस पे कंपोनेंट्स बना रहे हो उसका कॉस्ट कैसे डिसाइड करते हो, उस कॉस्ट में आपका ये जो मशीन आपने खरीदा है, अगर इसकी लाइफ 10 साल है, तो 10 साल में ये मशीन का भी कॉस्ट निकालना है, प्लस उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, ये सब जोड़कर उसके बाद उसका फाइनल कॉस्ट बनेगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए। तो उसी तरह से पावर प्लांट में भी होता है कि पावर प्लांट को 100 करोड़ अगर इंस्टॉलेशन में खर्च हो गया, एंड उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट में अब जितने लेबर है, उसमें स्टाफ है, प्लस फ्यूल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब जोड़कर, ठीक है, एक यूनिट का खर्च निकाला जाएगा कि एक यूनिट कितना में बेचना चाहिए कि ये 25 साल में इसका कैपिटल कॉस्ट भी रिकवर हो जाए, एंड जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है विद प्रॉफिट भी उसमें मार्जिन रखा जाएगा, ठीक है। और ये सब करके तब जाकर कैलकुलेशन होगा एक यूनिट का कॉस्ट। समझ में आया? तो इसको हम पावर टैरिफ में देखेंगे कि पावर टैरिफ क्या होता है। ये सभी इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज मींस इम्पैक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट या एनी टाइप ऑफ पावर प्लांट ऑन इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट जो है उस इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है डिफरेंट पावर प्लांट्स का, मीन्स कौन कौन से उससे पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, उस पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से इन्वायरमेंटल इश्यूज का टॉपिक स्टार्ट है, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, मीन्स पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सी पॉल्यूशन होती है, ठीक है। देन उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाती है, कौन सा टेक्नोलॉजी आज के डेट में यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर की बात की जाए तो न्यूक्लियर वेस्ट जो है या थर्मल पावर प्लांट का जो वेस्ट होगा तो उसका डिस्पोजल ऑप्शन क्या है, ठीक है, उसको कहाँ डिस्पोज किया जाएगा, जो न्यूक्लियर वेस्ट होगा उसको कैसे डिस्पोज किया जाएगा कि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज के अंदर ये पॉइंट्स आ जाएगा आपको, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग वेस्ट डिस्पोजल ऑप्शन फ्रॉम कोल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। एंड दो टॉपिक है जो हमें डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। देखिए यहाँ वो जियो थर्मल पावर प्लांट हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं, ठीक है। जियो थर्मल पावर प्लांट मॉड्यूल 4 में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी सिर्फ स्टडी करना था, लेकिन हम लोग और भी पावर प्लांट के बारे में भी डिटेल में उसका देख लिए थे, तो उसको फिर से हम रिपीट नहीं करेंगे। वो मटेरियल आपको शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप पे, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मेन दो पॉइंट हम लोग को यहाँ पे नया आ गया,
न्यू पॉइंट क्या है, ओशन थर्मल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन। ओशन थर्मल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन क्या होता है कि ओशन का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मीन्स सरफेस टू डेप्थ जैसे जाएंगे तो जो उसका टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, उस टेम्परेचर वेरिएशन से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या उस हीट को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग करेंगे ओशन थर्मल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन। देन उसके बाद है एमएसडी पावर जनरेशन, ठीक है। तो ये सारा मैंने आप लोग को इसका आज मैंने 3 शेयर किया है व्हाट्सएप पे। पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का मटेरियल आप लोग को शेयर किया है मैंने, ओशन थर्मल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन का मटेरियल शेयर किया है, और एमएसडी पावर जनरेशन शेयर किया है, ठीक है। बाकी ये जो पावर टैरिफ है, पावर यानी इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स को मैं एक साथ आप लोग को सेंड कर दूंगा अगले क्लास से पहले, ठीक है। इकोनॉमिक्स में पावर टैरिफ क्या है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, ठीक है, कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा पावर टैरिफ, तो ये सारा पॉइंट मैं नेक्स्ट क्लास में इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज मैंने यहाँ तक ये सारा 3 मैंने पीडीएफ शेयर किया है, उसमें सारा ये पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। एंड जियो थर्मल वाला ये तो पहले ही शेयर किया हुआ है, तो वहां से आप लोग जियो थर्मल का पढ़ लीजिएगा, ओके। तो यूनिट 5 क्लियर हो गया आप लोग को कि पढ़ना क्या क्या है। हेलो, आज का पॉइंट हम लोग कवर करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि एंड उसका अगले वीक में जो क्लासेस होंगे तो उसमें हम लोग ये कवर करेंगे एमएसडी एंड ओशन थर्मल एनर्जी। एंड 3 लेक्चर है, तो एक लेक्चर समझिए एमएसडी पे जाएगा, एक लेक्चर ओशन थर्मल एनर्जी पे जाएगा, एंड 3 से 4 लेक्चर आपको पावर जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पे 3 से 4 लेक्चर लेंगे, उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो 6 से 7 लेक्चर में ये अपना पावर प्लांट इंजीनियरिंग 100% कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम पावर प्लांट, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं पावर प्लांट से, ठीक है। फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट, फॉसिल फ्यूल्स मीन्स जो जैसे जो पेट्रोल या डीजल, ठीक है, नेचुरल गैसेस जो है, या कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स से कौन कौन सा पॉल्यूटेंट निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे NOx, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है। इसको कंबाइनली क्या बोला जाता है, NOx एमिशन। मीन्स NOx आप सुनते होंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, NOx एमिशन। तो नॉक्स एमिशन क्या होता है, नॉक्स में आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाए, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, ये सभी कंबाइनली इसको हम बोलते हैं नॉक्स एमिशन, ठीक है, NOx। देन उसके बाद क्या है, पर्टिकुलेट मैटर, ये सब डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे, पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अभी सिर्फ ये लिस्ट देखिए क्या क्या पॉल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वैसे ही डीजल पावर प्लांट से क्या पॉल्यूटेंट्स निकलता है, डीजल पावर प्लांट से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। देन उसके बाद नॉक्स है, एल्डिहाइड एंड अदर एमिशन लाइक H2S, hydrogen sulfide and sulfur dioxide, smokes and particulate and CO2। गैस टरबाइन से पॉल्यूटेंट्स जो निकलता है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, नॉक्स एंड CO2 है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्या निकलता है, तो रेडियो एक्टिविटी रिलीज होती है, मीन्स अल्फा बीटा गामा रे वगैरह रिलीज होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है। एंड देन थर्मल पॉल्यूशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो इको फ्रेंडली है, उससे कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होती है,
ठीक है। देन कॉज ऑफ सीओ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स निकल रहा है उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है या हेल्थ इशू क्या होता है, हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के पीछे एक ही रीजन है कि इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, जो फ्यूल आप सप्लाई कर रहे हैं वो फ्यूल अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, मीन्स सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रही है जितना उसको, जैसे कोई भी ये है मीन्स हाइड्रोकार्बन है, CH4 है या C2H6 है, ठीक है, एंड उसको अगर जो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ा था कि सफिशियंट ऑक्सीजन मीन्स जितना पे वो कम्प्लीटली बर्न हो जाए। ठीक है, जो आप हाइड्रोकार्बन सप्लाई कर रहे हो फ्यूल जो है, तो उसको कंप्लीट बर्न करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, अगर उससे कम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन कहलाएगा। ठीक है, एंड कंप्लीट जब कंबशन नहीं होगा तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है। ठीक है, तो इतना ही ध्यान में रखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होने के पीछे एक ही रीजन है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। अगर कंबशन चैम्बर में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई किया गया तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। एंड सीओ, इसका इफेक्ट क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इन्वायरमेंट में ऐड होता है तो उसका इफेक्ट हेल्थ पे इफेक्ट क्या होगा, या जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो हेल्थ इशू क्या हो सकता है, कॉज हेडेक, ठीक है, नॉसी, वॉमिटिंग टाइप की होगी, ब्रेथिंग प्रॉब्लम होगा। दिस गैस है जो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर लेता है। जैसे अगर मान लीजिए आप सक कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जाकर बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे रिएक्ट करके एंड ये रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन लेवल को, मीन्स हीमोग्लोबिन इन ब्लड एंड रिड्यूस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो हीमोग्लोबिन बॉडी के हर टिश्यू में क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, उसमें अगर सीओ जाकर रिएक्ट कर ले तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन इज अ रॉ अनबर्न्ड फ्यूल एस्केपिंग टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, मीन्स मान लीजिए फ्यूल बर्न ही नहीं हुआ, आपने कंबशन चैम्बर में 10 ml फ्यूल सप्लाई किया एंड फ्यूल वो पूरी तरह बर्न नहीं हुआ, 9 ml बर्न हुआ, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 1 ml डायरेक्टली वो इन्वायरमेंट में चला जाएगा एग्जॉस्ट गैस के साथ। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, मीन्स डायरेक्टली अनबर्न्ड फ्यूल हो गया। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से क्या हुआ, सीओ प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो फ्यूल बर्न ही नहीं हुआ वो एग्जॉस्ट गैस के साथ बाहर आ गया, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन जो अनबर्न्ड फ्यूल है। Escaping to atmosphere, several type of hydrocarbons are contained in oil fuel. Major sources of hydrocarbons are IC engine, gas turbine, oil refineries, and these emissions are minimum with chemically correct mixture and are more pronounced with rich and lean mixture. ठीक है, इसका क्या इफेक्ट होता है, तो हाइड्रोकार्बन अगर इन्वायरमेंट में बढ़ता है तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, इरिटेशन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम लोग सांस की नली वगैरह उसमें इरिटेशन प्रोड्यूस होगा, तो इसका ये इफेक्ट है। मीन्स अनबर्न्ड फ्यूल एग्जॉस्ट गैस के साथ बाहर आ जाना, इन्वायरमेंट में ऐड हो जाना, ये भी पॉल्यूटेंट्स होता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नॉक्स। नॉक्स का आप इतना ध्यान में रखिए कि नॉक्स कब प्रोड्यूस होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ये जो भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ये कब प्रोड्यूस होता है, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, मीन्स कंबशन चैम्बर में अगर टेम्परेचर मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उस केस में क्या होगा, नॉक्स प्रोड्यूस होगा, मीन्स नाइट्रोजन का ऑक्साइड फॉर्म, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर आप कंबशन चैम्बर या उसका जो भी कंबशन चैम्बर या चिमनी है या एग्जॉस्ट सिस्टम है, ठीक है, कहीं पे भी टेम्परेचर मोर देन 1000 नहीं होना चाहिए, मीन्स आप 800 से 900 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रखते हो या उससे कम रखते हो तो NOx प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो नॉक्स प्रोड्यूस होने का एक ही रीजन है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ऑफ कंबशन। These are formed due to complete combustion of fuel. जब complete combustion होगा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होगा एंड उस केस में टेम्परेचर मोर देन
या अराउंड 1000 हो गया तो नॉक्स जनरेशन होगा। ठीक है, हेलो, समझ रहे हैं ना आप लोग? नॉक्स, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कब होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होगा। इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है, जब हम जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए कंप्लीट कंबशन के लिए उतना अमाउंट कंबशन चैम्बर में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, तो उस केस में इनकम्प्लीट कंबशन होगा। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वो अनबर्न फ्यूल है। मान लीजिए कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न ही नहीं हुआ, वो इन्वायरमेंट में एग्जॉस्ट गैस के साथ बाहर निकलकर ऐड हो गया। नॉक्स कब प्रोड्यूस होगा, जब कंप्लीट कंबशन होगा, उस केस में हाई टेम्परेचर कंबशन चैम्बर में 1000 या मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उस केस में नाइट्रोजन जो फ्यूल के अंदर नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नॉक्स फॉर्म करेगा। मींस नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है ना, डाइऑक्साइड, ये सब फॉर्म करेगा। अब नॉक्स का इफेक्ट क्या होता है, तो नॉक्स एमिशन इरिटेट द आई, नोज, थ्रोट, कॉजिंग कफिंग, हेडेक, damage to lungs. NO2 is in presence of hydrocarbon and sunlight cause smog, reduce visibility, जो fog create होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में अगर बहुत ज्यादा ये नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन रहेगा तो सनलाइट के प्रेजेंस में विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, वो स्मॉग क्रिएट करता है। देन दूसरा जो है सूट, काजल हम लोग बोलते हैं ना, काजल, सूट्स आर सॉलिड पार्टिकल ऑफ प्योर कार्बन। ठीक है, दे गेट सस्पेंडेड, ये जो निकलता है पावर प्लांट से, तो ये क्या होता है, एयर में सस्पेंड हो जाता है। एयर में सस्पेंड होकर अगर मान लीजिए उसको हम इनहेल कर देते हैं, मीन्स सांस लेते वक्त वो अंदर चला जाता है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, ये बहुत ही छोटा होता है एंड इसकी वजह से क्या होगा, लंग कैंसर हो सकता है। मीन्स मान लीजिए जो ये पावर प्लांट से जो सूट्स निकल रहे हैं वो पूरे एयर में सस्पेंडेड हो गया नियर द पावर प्लांट एरिया, एंड वहां पे जो भी आदमी रहता है तो वो क्या करेगा, जैसे जैसे सांस लेगा ये सूट अंदर चला जाएगा और जाकर लंग्स में कलेक्ट होगा, उसकी वजह से लंग्स कैंसर प्रोड्यूस यानी हो सकता है, लंग्स कैंसर। Then sulfur dioxide and hydrogen sulfide toxic gas SO2 and bad smell of gas H2S are formed or burning of sulfur present in petroleum product। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड कोल में सल्फर होता है। ठीक है, तो सल्फर अगर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। इसका क्या इफेक्ट होता है, तो SO2 causes suffocation, irritation of throat, eye, asthma, lung cancer in people। ठीक है, then effect of SO2 is to cause destruction of sensitive crops। इसके बहुत सारे इफेक्ट है, एक तो एनिमल एंड यानी हम लोग के हेल्थ पे बताया है। दूसरा क्या होता है, जो क्रॉप्स वगैरह है उस पे भी इफेक्ट डालता है। So cause destruction of sensitive crops and reduce yield on vegetation। Toxic effect of SO2 is associated with deterioration of surface of leaves due to destruction of their chlorophyll। ठीक है, तो जो लीव्स वगैरह है, जो प्लांट है, उस पे भी इफेक्ट डालता है, जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं उस पे भी इफेक्ट डालता है। SO2 cause corrosion of metal parts in presence of moisture। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट में तो मॉइस्चर रहता ही है, तो SO2 का परसेंटेज अगर इन्वायरमेंट में बढ़ता है तो मेटल पार्ट का कोरोजन होगा। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो है कॉज इरिटेशन, डिजीज ऑफ बोन्स एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स क्या होते हैं, SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स, पार्टिकुलेट लाइक डस्ट। ठीक है, कोल को बर्न करेंगे तो ऐश जनरेट होता है, राख। ठीक है, सो पार्टिकुलेट लाइक डस्ट, ऐश, सॉलिड कार्बन एंड लिक्विड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड वेपर्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड ऑयल। ठीक है, साइज ऑफ SPM इज जनरली
less than 100 micrometer and they remain suspended in atmosphere for long time. तो ये जो डस्ट होते हैं, जो डस्ट हो गया, एश हो गया, सॉलिड पार्टिकल्स हो गया, लिक्विड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, ये क्या होता है, इन्वायरमेंट में आने के बाद एक लॉन्ग पीरियड के लिए सस्पेंडेड रहता है एयर में. एंड एसपीएम अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम. अगर उसको हम इनहेल कर लेते हैं, मींस इन्वायरमेंट में रहेगा तो हम सांस लेते हैं और इनहेल हो ही जाएगा, ठीक है. तो एसपीएम अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉजिंग कफ, कोल्ड, स्नीजिंग. Fine particle less than 1 micrometer reach lungs and cause bronchitis and cardiac disease. ठीक है, तो ये सारा इसका इशू है, मीन्स हेल्थ इश्यूज है. एसपीएम causes swelling and corrosion of metal part of power system. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है. अभी तक तो हम हेल्थ का ही इशू कर रहे थे, लेकिन जो पावर प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसका अगर परसेंटेज इन्वायरमेंट में बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है. जैसे क्या होगा, मान लीजिए अर्थ के नियर जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कार्बन का परसेंटेज, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाए तो वो क्या करता है, एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है. एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मतलब, मान लीजिए जैसे दिन में सोलर रेडिएशन हो रहा है एंड अर्थ का सरफेस बहुत ही ज्यादा हीट हो गया, एंड जब ये रेडिएशन अर्थ सरफेस हीट हो जाएगा तो ये भी रेडिएट करेगा एनर्जी को, ठीक है. कोई भी हॉट बॉडी एनर्जी को रेडिएट करता है, ठीक है. तो जब अर्थ सरफेस रेडिएट करेगा तो इसके सराउंडिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा. तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा मीन्स हीट क्या होगा, अराउंड द अर्थ सरफेस, मीन्स नियर द अर्थ सरफेस हीट ट्रैप हो गया. हीट ट्रैप नहीं होना चाहिए. जैसे मान लीजिए दिन में सनलाइट आती है, सन रेज आ रहा है, तो जो अर्थ का सरफेस है हॉट हो गया, फिर उसके बाद कूल होना चाहिए. लेकिन सिर्फ अर्थ का सरफेस कूल होना इम्पोर्टेंट नहीं है, मीन्स उसका जो सराउंडिंग है वो भी कूल होना चाहिए. तो ये अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है तो वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, मीन्स नियर द अर्थ सरफेस हीट बढ़ जाएगा. तो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा. एंड अगर मान लीजिए अर्थ सरफेस का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगे तो एक टाइम आएगा कि जो पोलर आइस है, मीन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड मेल्ट होगा तो कोस्टल एरिया, या मीन्स मान लीजिए बहुत ज्यादा सारा आइस मेल्ट हो गया, इतना बड़ा ग्लेशियर है, वो सारा मेल्ट हो गया तो समंदर का लेवल इतना ज्यादा हो जाएगा कि पूरा जो अर्थ है, अर्थ का पार्ट जो जहाँ पे पानी नहीं है, जो सूखा हुआ है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो पूरा ड्रॉन हो जाएगा, मीन्स पूरा फ्लडेड एरिया हो जाएगा, ठीक है. तो ग्लोबल वार्मिंग एक CO2 की वजह से होता है. CO2 एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड ये क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इफेक्ट होता है कि दिस टेम्परेचर इंक्रीज मे कॉज मेल्टिंग, मीन्स अर्थ का सरफेस टेम्परेचर बढ़ने लगेगा एंड उसकी वजह से आइस मेल्ट हो जाएगा. आइस मेल्ट होने के बाद पूरा जो अर्थ का नॉन वाटर एरिया है, मीन जहाँ पे वाटर नहीं है, वो पूरा एरिया डूब जाएगा. मीन्स क्या होगा, अर्थ ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा, समंदर का लेवल अप होगा. समंदर का लेवल अप होगा तो क्या होगा, जो भी जहाँ पे पानी नहीं है वो सारा एरिया पानी पानी हो जाए. अभी जैसे बारिश होती है तो जहाँ पे पानी नहीं है वो पूरा एरिया आप देखते हो कि सारे तरफ पानी पानी है. एंड अर्थ अगर मान लीजिए 50 फीट लेवल बढ़ जाए, जो समंदर है, तो बहुत सारा एरिया क्या हो जाएगा, डूब जाएगा. कोस्टल एरिया तो पूरा डूब जाएगा, ठीक है. तो फ्लड क्रिएट हो सकता है. स्मॉग क्या होता है, स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फॉग एंड स्मोक, ठीक है. पार्टिकल फॉर्म्ड इन लोअर एटमॉस्फेयर एंड व्हेन सनलाइट एक्ट अपॉन सर्टेन पॉल्यूटेंट एंड ह्यूमिडिटी इज हाई, जब ह्यूमिडिटी हाई रहती है तो दिस स्मॉग इज कॉज्ड बाय डिफरेंट पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज बाय इंडस्ट्री, जैसे ऑयल रिफाइनरीज है या डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल है, ठीक है, जो हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर ट्रक्स वगैरह, एयरप्लेन. दिस कलेक्ट नियर देयर सोर्स इन काम एयर, मीन शांत एयर में कलेक्ट हो जाता है. द अर्बन पॉपुलेशन एंड इट्स एरिया सफर मोर, जैसे आप सुनते हो कि दिल्ली में बहुत ज्यादा विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो जाता है. मीन्स ये जो सॉलिड
फॉग एंड लिक्विड फॉग एंड स्मोक वगैरह, ये क्या आता है, नियर द अर्थ सरफेस जो एनवायरमेंट है उसमें कलेक्ट हो जाता है काम ईयर में, एंड उसकी वजह से विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. सो स्मोक कॉज इरिटेशन टू ईयर, नोज, थ्रोट, कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. Additionally, it cause acid rain due to presence of NOx and SO2, reduce visibility. ठीक है. एसिड रेन हम लोग आगे देखते हैं एसिड रेन क्या होता है. अदर इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट, थर्मल पॉल्यूशन. एसिड रेन क्या है? एसिड रेन क्या है? जो जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हम लोग पढ़ रहे हैं या सल्फर ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या होता है, इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग है अपना, जो इन्वायरमेंट है उसमें ऐड होता जाता है. एंड जब बारिश का टाइम होता है तो ये रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन नाइट्रोजन का HNO3 वगैरह बना देता है जो एसिड फॉर्म में होता है. एंड वो पानी के साथ नीचे आता है. जैसे बारिश होती है तो उसके साथ उस बारिश में क्या रहेगा, HNO3 एंड आपको नाइट्रेट हो गया HNO3 एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं एसिड रेन. एसिड प्रेसिपिटेशन इज रिटर्न टू अर्थ द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन एसिड फॉर्म. ठीक है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन एंड एसिड स्नो. So SO2, sulfur dioxide emitted from power plant combined with water to form H2SO4. ठीक है, एंड नॉक्स जो निकलता है पावर प्लांट से वो क्या करता है, HNO3 बना देता है. एंड ड्यूरिंग रेनी सीजन इट फॉल इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन. इफेक्ट ऑफ एसिड रेन क्या होता है, इज टू इंक्रीज द pH वैल्यू ऑफ रिवर एंड लेक. मीन्स ये पानी कहाँ होगा, बारिश होगी उसके साथ एसिड अगर हो रहा है, मीन्स H2SO4 उसमें मिक्स है एंड HNO3 मिक्स है, तो बारिश लेक में जाकर जमा होगा, रिवर में जाएगा, उससे क्या होगा, pH वैल्यू बढ़ जाएगा. ठीक है, एंड इट अफेक्ट द लाइफ ऑफ फिशेस कॉजिंग डेथ. अगर pH वैल्यू लेस देन 6.5 हो गया, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डैमेज होगा, मीन्स जो खेती वगैरह होती है सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी. नेशनल मॉन्यूमेंट एंड बिल्डिंग्स. ठीक है. थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसेशन के लिए, स्टीम को कंडेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग वाटर सप्लाई करते हैं कंडेंसर के अंदर, है ना. तो कंडेंस वो कूलिंग वाटर कहाँ से सप्लाई करते हैं, बहुत सारे पावर प्लांट में वो कूलिंग वाटर सप्लाई किया जाता है डायरेक्टली नदी से. मीन्स नियर बाई कोई नदी है तो वहां से वाटर को, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको पूरा करने के लिए डायरेक्टली हम क्या करते हैं, नदी से वो वाटर सप्लाई कर देते हैं जो स्टीम को कंडेंस करना है कंडेंसर के अंदर. तो कंडेंसर के अंदर हम डायरेक्टली उस वाटर को, कूलिंग वाटर को नदी से सप्लाई कर देते हैं. एंड जो हॉट वाटर निकलता है कंडेंसर से फिर से उसको नदी में छोड़ देते हैं. तो अब देखिए, मान लीजिए नदी से आप 27 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को सप्लाई कर रहे हो, किसके अंदर, कंडेंसर के अंदर. ठीक है, और फिर वो स्टीम को कंडेंस कर देता है एंड स्टीम का हीट एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर 35-40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. एंड उसको फिर से हम क्या करते हैं, उस वाटर को, हॉट वाटर जो कंडेंसर से बाहर आ रहा है, उसको फिर से हम नदी में छोड़ देते हैं. तो नदी के वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा. ठीक है, इसी को बोला जाता है थर्मल पॉल्यूशन. समझ में आया? थर्मल पॉल्यूशन क्लियर हुआ? कंडेंसर याद है ना, थर्मल पावर प्लांट में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमने देखा था कंडेंसर यूज करते हैं. कंडेंसर किसके लिए यूज होता है, टू कंडेंस द स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्टीम टरबाइन. ठीक है, स्टीम टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको कंडेंस करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो कंडेंस स्टीम को कंडेंस करने के लिए हम कंडेंसर के अंदर कूलिंग वाटर सप्लाई करते हैं. वो कूलिंग वाटर अगर स्टीम का हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड स्टीम कंडेंस हो जाएगा. ठीक है, वो कंडेंस हो गया, लेकिन जो ये कूलिंग वाटर हमने कंडेंसर के अंदर सप्लाई किया था उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. एंड उसको वापस जो हॉट वाटर है उसको हम अगर नदी में छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे नदी का टेम्परेचर क्या होगा, नदी के वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा. ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ है उसमें जो फिश है, प्लांट है, उसका यानी लाइफ पे इफेक्ट होगा. ठीक है,
So cooling water of a steam power plant carry enormous amount of heat, almost 2/3 of heat of fuel, which is discharged into river, lake, sea, or reservoir by pumping cooling water through power plant, and it नहीं अभी चार्जिंग। हेलो 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 सर। यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। ठीक है, अभी आवाज आ रही है ना? यस सर। कट रहा है? हेलो नहीं सर, अब सही है सर। आ रही है ना? तो ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन समझ में आया। जो नदी से हम कूलिंग वाटर सप्लाई करते हैं कंडेंसर के अंदर, वो वाटर स्टीम से हीट एब्जॉर्ब करके हॉट वाटर हो जाता है, उसको वापस नदी या लेक में हम छोड़ देते हैं, तो उस नदी या लेक का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। दैट इज कॉल्ड थर्मल पॉल्यूशन। एंड इसका इफेक्ट क्या होता है? जो एक्वेटिक लाइफ है, जो नदी या रिवर में या जो लेक है उसके अंदर जो एनिमल वगैरह रहते हैं, उसको इफेक्ट होगा। ठीक है। एंड जो वाटर हम ये करते हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, वाटर को ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट करके उसको पावर प्लांट में यूज करते हैं। तो क्लोरीनेशन वगैरह जो किया जाता है, उसको अगर ये केमिकल्स को अगर डायरेक्टली छोड़ दिया जाए नदी में, तो इसका भी इफेक्ट एक्वेटिक लाइफ पे होगा। ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ थर्मल पॉल्यूशन: increased temperature may affect the life of plant and animal in water. Pumping of cooling water from water source can suck in marine life and cause injury, death of fishes and other animals. ठीक है। So this is called thermal pollution. कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? थर्मल पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेपरेट लेक, मीन्स पावर प्लांट के नजदीक कोई सेपरेट लेक बनाया जाए, यानी जो नदी नाला यानी नदी या लेक वगैरह जो है उसमें डायरेक्टली नहीं छोड़ा जाए। ठीक है। हम एक सेपरेट लेक बनाए एंड उस लेक के वाटर को ही हम यूज करें थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग सिस्टम के लिए। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कूलिंग टावर एंड कूलिंग पॉन्ड्स ये बना सकते हैं, मीन्स डायरेक्टली नदी का पानी यूज ना करके हम कूलिंग टावर एंड कूलिंग पॉन्ड्स का कंस्ट्रक्शन करके उसको यूज करें। ठीक है। थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्मल पॉल्यूशन इंडेक्स क्या होता है? जस्ट फॉर्मूला है, थर्मल हीट एंड थर्मल पावर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट। इम्पैक्ट ऑफ कूलिंग टावर, ठीक है। कंट्रोल हम लोग को पढ़ना है, मेन कंट्रोल देख लेते हैं। कंट्रोल कैसे किया जाए? 10 मिनट के लिए फिर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ये कंट्रोल पार्ट फिनिश कर देते हैं आज। ठीक है। SO2 जो जनरेट हो रहा है डिफरेंट पावर प्लांट से, सल्फर डाइऑक्साइड जो जनरेट हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ठीक है। तो मेथड यूज्ड टू कंट्रोल SO2 इन आइदर बाय रिमूविंग और रिड्यूसिंग सल्फर कंटेंट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। बोल रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स जो है, जो कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जिसको हम थर्मल पावर प्लांट या गैस टरबाइन पावर प्लांट वगैरह में यूज करते हैं, उसमें पहले ही फ्यूल से ही सल्फर कंटेंट को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? जो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है फ्लू गैस में, मीन्स आफ्टर कंबशन जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है, उसको ट्रीटमेंट करके मीन्स उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाए। ठीक है। दो काम कर सकते हैं। एक, फ्यूल में जो सल्फर कंटेंट है, जैसे आपको कोल में सल्फर कंटेंट होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में सल्फर कंटेंट होता है, तो पहले ही उसको रिमूव कर दिया जाए बिफोर यूजिंग इन पावर प्लांट। या दूसरा मेथड हो सकता है कि आपने पावर प्लांट में मान लीजिए जो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, उस सल्फर डाइऑक्साइड को किसी अदर मेथड से ट्रीटमेंट करके, यानी फ्लू गैस से पहले सल्फर डाइऑक्साइड को रिकवर कर लिया जाए एंड देन उसको जो फ्लू गैस है उसको इन्वायरमेंट में छोड़ा जाए। सो रिमूव ऑफ SO2 फ्रॉम फ्लू गैस।
तो इसके लिए जो मेथड्स यूज किया जाता है, फ्यूल प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट करने का मतलब है कि पावर प्लांट में फ्यूल यूज करने से पहले सल्फर को रिड्यूस करना, यानी सल्फर को रिमूव करना फ्यूल से, उसको बोलते हैं प्री ट्रीटमेंट। डिसल्फ्यूराइजेशन ऑफ फ्यूल। डिसल्फ्यूराइजेशन ऑफ फ्यूल क्या है? So desulfurization of oil can be done by chemical process using hydrogen gas. In this treatment, hydrogen gas combined with sulfur of fuel to form hydrogen sulfide, which is then isolated by absorption of suitable chemical. Means chemical में क्या किया जाए, हाइड्रोजन गैस को मिक्स किया जाए, एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, केमिकल प्रोसेस से किया जा सकता है, एंड वो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करके सल्फर के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा, एंड देन हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड को सेपरेट किया जा सकता है, किसी केमिकल में उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो ये प्री ट्रीटमेंट है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी है, सेकेंड मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू रिड्यूस सल्फर इन कोल। ठीक है, ऑयल के लिए ये केमिकल प्रोसेस यूज किया जाएगा, उसमें हाइड्रोजन मिक्स किया जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा, देन उसको किसी केमिकल में, सुइटेबल केमिकल में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये हो गया है ऑयल के लिए। कोल से सल्फर कैसे रिमूव किया जाएगा? तो इन दिस प्रोसेस कोल इज सस्पेंडेड इन वाटर। ठीक है, वाटर में हम क्या करेंगे, कोल को सस्पेंड करेंगे, मीन्स कोल को पानी में रख दिया जाएगा। सस्पेंडेड इन वाटर थ्रू विच एयर बबल उसमें क्रिएट किया जाएगा, एंड द एयर बबल टेंड टू अटैक द कोल पार्टिकल एंड अदर मिनरल वेस्ट इंक्लूडिंग सल्फर फॉल एट द बॉटम एंड डिस्चार्ज। ठीक है, तो एयर बबल जब क्रिएट किया जाता है, सल्फर जो कोल में होता है वो क्या हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है, एंड जो वाटर है उसके साथ डिस्चार्ज हो जाएगा। सो इन अदर मेथड क्रश्ड कोल इज पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। एक और है कोल के लिए, इसको मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास किया जाएगा कोल को, विच रिमूव पाइराइट, फेरस सल्फाइड को रिमूव कर देता है। मैग्नेटिक सेपरेशन इसको बोलते हैं। दिस मेथड ऑफ सल्फर रिमूवल इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, तो ये प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस हो गया कि कोई ऑयल है जो आप पावर प्लांट में यूज कर रहे हो, या मान लीजिए कोल है थर्मल पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं, तो उससे सल्फाइड को पहले ही रिमूव कर दिया जाए पावर प्लांट में यूज करने से पहले। ठीक है, पोस्ट ट्रीटमेंट मीन्स अब मान लीजिए कोल को हमने सप्लाई कर दिया थर्मल पावर प्लांट में, कोल बर्न हो गया, बर्न होने के बाद उसमें जो सल्फर कंटेंट है वो सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। ठीक है, तो अब जो फ्लू गैस के साथ ये इन्वायरमेंट में जाएगा, तो इन्वायरमेंट में ऐड हो जाएगा। तो चिमनी के थ्रू इसको छोड़ने से पहले ही, इन्वायरमेंट में छोड़ने से पहले ही क्या करेंगे, इसको डिफरेंट मेथड से, जैसे वेट स्क्रबर मेथड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मेथड है। ठीक है, ये दोनों मेथड अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, SO2